सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 विषय विज्ञान सेट ए कर लेकर आया हूँ। और इसके पहले मैंने आपको सही विकल्प, जोड़ियाँ, खाली स्थान, एक वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया था। अब आपको मैं प्रश्न उत्तर का डिटेल्स आज मैं लेकर के आया हूँ। आप अपने सामने क्वेश्चन पेपर सेट ए विज्ञान विषय का यदि रखें तो उसको देखें यदि आप, तो प्रश्न नंबर 5 जो क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों? ये 5वें नंबर प्रश्न पूछा था, जिसका आंसर है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि वे पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे इनका रंग एवं गंध बदल जाती है। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है, यह विकृत गंधिता को रोकती है। इसलिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में अथवा करके क्वेश्चन आया था। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले CuSO4 जब नीला हो जाता है तो उसका कॉपर सल्फेट होता है से बदलकर हरा FeSO4 हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, घोल नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पर घोल पढ़ना है। इसके बाद 6वां नंबर प्रश्न नंबर 6 आपको पूछा गया था, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण लिखिए। आंसर है, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि कुछ धातु उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। इसके बाद उसी 6 नंबर में आपको अथवा में प्रश्न पूछा गया था, आघात वर्धनीय एवं तन्य को परिभाषित कीजिए। आंसर है, पदार्थ विज्ञान में तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खिंचकर आकार बदलने की क्षमता को बोलते हैं। इसी तरह आघात वर्धनीयता किसी पदार्थ की दबाव या आघात पड़ने पर बिना टूटे आकार बदल लेने की क्षमता को कहते हैं। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो आघात वर्धता धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धता कहते हैं। एग्जाम्पल, सोना, चांदी। और तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते
हैं। दो में से कोई जो भी आपको भाषा सरल लगे उसी भाषा को स्वीकार करने के बाद और आंसर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 प्रश्न में पूछा गया था पेपर में, साबुन और अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। तो आंसर है, सबसे पहले तो अपन को ये जानना जरूरी है कि साबुन किसे कहते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण साबुन कहलाता है। साबुन निम्न प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 कठोर साबुन, नंबर 2 मृदु साबुन, नंबर 3 पारदर्शी साबुन। अब अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फेनिक अम्लों के व्युत्पन्न अपमार्जक कहलाते हैं। और अच्छे अपमार्जक के जो गुण होते हैं, नंबर 1 साबुन चिकना तथा मुलायम होना चाहिए। नंबर 2 इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। नंबर 3 इसमें जल की मात्रा 10% से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है साबुन और अपमार्जक में अंतर, तो मैंने तो 5-6 अंतर लिख दिए हैं, लेकिन आपको 2 या 3 तैयार कर लेना है। साबुन में अपन को तैयार करना है, नंबर 1 यह नहाने के काम में आता है। नंबर 2 इस प्रकार के साबुन अच्छी तरह के तेल एवं वसा से बनाए जाते हैं। नंबर 3 साबुन में हानिकारक क्षार नहीं मिलाए जाते। और अन्य भी लिखे हुए हैं, तो आपको 2 या 3 तैयार कर लेना है। इसके बाद अपमार्जक में अपन को तैयार करना है। अपमार्जक कपड़े धुलने के काम में आते हैं। नंबर 2 अपमार्जक सस्ते तेल एवं वसा से बनाए जाते हैं। नंबर 3 अपमार्जक में हानिकारक क्षार मिलाए जाते हैं। बाकी अंतर मैंने 5-5, 6 पॉइंट में दिया है, वो आप अपने स्तर से 2-2, 3-3 तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न में ही आपको अथवा में प्रश्न पूछा गया था, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कहीं न कहीं पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण लिखिए। तो आपको आंसर है, समजाति श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके एवं सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्रचाल मीन्स पैरामीटर होता है। एग्जाम्पल, एल्केन एक समजाति श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन आदि यौगिक आते हैं और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इसका आंसर है, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना एवं लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो माड़ की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 8 में भी अथवा में प्रश्न पूछा गया था, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उत्पाद क्या हैं? आंसर है, स्वपोषी पोषण के लिए
प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा के लिए। और इसको रासायनिक अपक्रिया भी याद करेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है और इसको ध्यान करेंगे, कहीं ना कहीं एक नंबर का पूछ लिया जाता है। स्वापोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। आंसर, कायिक प्रवर्धन के लाभ नंबर 1, इस जनन में एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होने के कारण जनन में कम समय लगता है। नंबर 2, इस जनन में उगाए गए पौधों से अपेक्षाकृत फूल और फल शीघ्र अर्थात कम समय में ही मिल जाते हैं। नंबर 3, इस जनन में उगाए गए पौधों के गुण अपने जनक के समान ही होते हैं। इसके बाद इसी में एक अथवा करके प्रश्न पूछा गया था। हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया लिखिए। आंसर है, हाइड्रा के शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है जिसे ही मुकुलन कहते हैं, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अंततः जनक के शरीर से अलग होकर वयस्क हो जाता है। इसी क्रिया को मुकुलन कहा जाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10वां को देखें। पूछा गया था, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। उत्तर में आंसर है इसका, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज के अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीशीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां, उसी में अथवा में प्रश्न पूछा गया था, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, जब संतति में माता पिता में से किसी एक का अकेला विकल्प ही प्रकट हो तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब दोनों के लक्षण संयोजित हों तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में एक क्वेश्चन किया गया था, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या आशय है। तो इसका आंसर है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल का 1/(ब्रैकेट में 2.42)
गुना है। इसके बाद जो इसी में एक प्रश्न नंबर 11 में ही आपसे अथवा में प्रश्न पूछा गया था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये एक सवाल है और इसको आप देखें, इसको हल करना है अपन को। फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन देखें, वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। अपन को फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी को एफ से अपन लोग निरूपित करते हैं, संकेत है। और सूत्र फोकस दूरी बराबर r/2 निश्चित है। वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 32 दिया है और सूत्र के अनुसार 32/2 और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से और पेपर में कहीं ना कहीं इस प्रश्न को रिवाइज किया जाता है। तो प्रकाश परावर्तन के नियम नंबर 1, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। नंबर 2, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की आपतित किरण के लिए केवल एक ही परावर्तित किरण होती है। समतल तथा वक्र दर्पणों के लिए परावर्तन के नियम। ये चित्र देखें आप, चित्र से और ज़्यादा अच्छा स्पष्ट समझ में आएगा। आपतित किरण चित्र के अनुसार सीधे टकराती है किसी सतह से और टकरा कर वापस होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में ही अथवा में पूछा गया था, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। और नंबर 1 में लिखा गया था, किसी कार का हेडलाइट। कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन क्रिएट किया गया था, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 यानी 13, ये भी और भी तिमाही छमाही के दौरान ये प्रश्न पूछा गया है। विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग आने वाले किन्हीं 4 अवयवों के प्रतीक दर्शाइए। तो आपको विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, ये बिल्कुल आसान है और इनके चित्र देख लें। और वोल्ट मीटर, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी के बाद प्रश्न नंबर 13 में अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है, फ्यूज तार किस प्रकार से विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? तो इसका आंसर है फ्यूज तार घरों में उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार परिपथ में विद्युत धारा ले जाने का कार्य करता है। जब करंट का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिससे एक खुला सर्किट बन जाता है और बिजली का प्रवाह टूट जाता है। यह विद्युत प्रवाह को रोकता है और विद्युत उपकरणों को और नुकसान होने से बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो आंसर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण नंबर 1 है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वृत्त होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। दूसरा,
ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। तीसरा भी गुण मैंने लिखा है, वो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। इसके बाद उसी प्रश्न नंबर 14 यानी 14 में अथवा में पूछा गया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखिए। तो इसका आंसर है, जब आप अंगूठे को रखते हैं, बाएं हाथ की दाएं कोण की अंगुली और मध्य उंगली को एक दूसरे पर रखते हैं, यदि मध्य उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है तो इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, फिर अंगूठे गति की दिशा दिखाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, दृश्य धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा क्या है? दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है? इसका आंसर है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत दृश्य धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। इसी प्रश्न नंबर 15 में अथवा में पूछा गया था, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो इसका आंसर है, जब विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघुपतन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में क्वेश्चन किया गया है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? इसका आंसर है, परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। और इसके बाद इसी प्रश्न नंबर 16 में अथवा में पूछा गया था, जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या है? उदाहरण लिखिए। आंसर है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाए, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके, भोजन, कागज, सूती कपड़ा आदि। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में प्रश्न किया गया है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। आंसर है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि वियोजन अपक्रिया में एकल अभिकारक 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अपक्रिया में 2 या अधिक अपकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एग्जाम्पल वियोजन अपक्रिया का, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद संयोजन अपक्रिया का उदाहरण CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी पानी मिलकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद इसी में अथवा में प्रश्न पूछा गया था, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1
भाषा के रूप में लिखा गया था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र अपन को लिखना था, तो H2 प्लस Cl2 मिलकर बनाएगा 2HCl। दूसरी क्रिया लिखी हुई थी जिंक कार्बोनेट बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना था, तो ZnCO3 बनेगा ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी क्रिया संतुलित करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल यानी पानी। तो देखिए रासायनिक रूप से कैसा लिखा है इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाएंगे 2CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, निम्न हार्मोन के कार्य लिखिए। इसमें हार्मोन्स के नाम दे दिए गए थे, इनके कार्य लिखना है। तो पहला जो हार्मोन्स है साइटोकाइनिन के कार्य, नंबर 1 बीजाणु अंकुरण को प्रेरित करना, नंबर 2 इसका कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, और भी कार्य मैंने नोट कर दिए हैं, आपको जितने उपयोगी लगें उतने आपको तैयार कर लेना है। दूसरा हार्मोन्स ऑक्सिन के कार्य, तो इसका ऑक्सिन कार्य है नंबर 1 कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना, नंबर 2 कोशिका विभाजन में सहयोग करना, और भी पत्तियों के गिरने से रोकना आदि। अन्य कारण मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इनको तैयार कर लीजिएगा। नंबर 3 जो एब्सिलिक अम्ल, इसका कार्य क्या होता है, कलिका प्रसुप्तता अवस्था, नंबर 2 वृद्धि को रोकना, नंबर 3 एमिलेज के बनने को रोकना। इसके बाद आपको इसी प्रश्न नंबर 18 में अथवा में पूछा गया था मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। मधुमेह यानी शुगर जो पेशेंट हैं उनकी चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर दवा क्यों की जाती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इंसुलिन हार्मोन्स रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मधुमेह के रोगी में अग्न्याशय ग्रंथि के अल्प सक्रियता के कारण यह हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, जिससे रक्त शर्करा बढ़ जाती है। इसके शरीर पर घातक परिणाम होते हैं, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी को रक्त शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया था स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका आंसर है, जब सूर्य की किरणें टूटती हैं तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य ब्लू और इंडिगो की होती है, वहीं सबसे अधिक तरंग रेड कलर की होती है, जिसके कारण इंडिगो और ब्लू रंग आकाश में बिखर जाती है, जिसके वजह से आकाश का रंग नीला होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 अथवा में ही पूछा गया था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। तो इसका आंसर है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है।
इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चित्र के द्वारा बढ़िया समझाया गया है आपको, तो चित्र के माध्यम से भी आज समझ सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रकाश का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में कभी कभी प्रकाश का रंग भी क्रम भी पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया था HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। इसका आंसर है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनीकरण करके H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज आयनीकरण नहीं करते और विद्युत H+ आयन को उत्पन्न नहीं करते। ये जलीय विलयन में विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर इसके आगे इसी प्रश्न नंबर 20 में अथवा में पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण लिखकर व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। और एग्जाम्पल है इसका CuSO4 1/2 H2O प्लस H2O मिलकर बनाएगा कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। इसके बाद जो 21 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र दर्शाइए। तो मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H10, ब्यूटेन C4H10। और इनके संरचना सूत्र ये हैं, बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा और मुझे विश्वास है कि आप सभी से बन जाएंगे। और इसके बाद आपको संरचना सूत्र भी पूछे गए थे। एथेनोइक अम्ल क्वेश्चन है इसी के अथवा में, निम्न के संरचना सूत्र लिखिए। इसमें नंबर 1 एथेनोइक अम्ल का पूछा गया था। तो एथेनोइक एसिड के लिए जो आणविक सूत्र होता है C3COOH, इसका संरचना सूत्र ये बना है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 2 में पूछा गया था प्रोपेनॉल, जिसका आणविक सूत्र है C3H8O। संरचना सूत्र ऐसे बनता है, इसको देख लीजिएगा और परीक्षा में आए तो इसी तरह से बगैर कोई मिस्टेक किए बनाइएगा। नंबर 3 में आपसे पूछा गया था ब्रोमोपेंटेन, जिसका आणविक सूत्र है C5H11Br। संरचना सूत्र ये है, 2-3 प्रकार से बना हुआ है, आप किसी भी प्रकार से बना लेंगे और परीक्षा के लिए आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद आपको 22 नंबर में प्रश्न नंबर 22 आपसे प्रश्न किया गया था मानव के आहार नाल यानी पाचन तंत्र का चित्र बनाकर निम्न को नामांकित कीजिए। मुख्य,
फिर ग्रसनी, आमाशय और आंत। और या इस तरीके से प्रश्न भी आपको आ सकता है, मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र ये है और बढ़िया नामांकन है। इसको एक बार अपनी रफ में बनाकर सीख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद ये डिटेल्स आपके बीच बीच में, जैसे मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, फिर अमाशय में पाचन की क्रिया कैसे होती है, ग्रहणी में पाचन, और क्षुद्रांत में पाचन, फिर इस तरीके से आप कुछ विशेष अंग हैं जिनमें आपको पाचन की प्रक्रिया बतानी होगी। उसका मैंने बढ़िया डिटेल मैंने बना दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदे में परीक्षा के हितार्थ है। और इसी के बाद फिर लास्ट प्रश्न नंबर 22 में अथवा में पूछा गया था, मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र ये है, और इसको आप बढ़िया रफ में 1-2 बार बना लीजिएगा तो आपसे बनना चालू हो जाएगा और प्रारंभ हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको परीक्षा के लिए फ़ायदे में रहेगा। और सभी स्टूडेंट्स, मैंने भरपूर कोशिश की आपको बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 विषय विज्ञान सेट ए का सभी प्रश्न उत्तर के सॉल्यूशंस बताने का प्रयास किया। और यदि ये मेरा प्रयास आपको थोड़ा भी सफलता की ओर ले जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही प्लस होगा और बहुत ही बड़ी खुशी होगी। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।